सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात और सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग मॉडल पेपर नंबर 11 देखेंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की हम लोगों ने श्रृंखला चलाई थी किरण प्रकाशन से। तो 11 नंबर का मॉडल पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और जिन लोगों को आंसर आ रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ ही आंसर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। कलिंग का शासक पूछा है, कौन था? अजातशत्रु या बिंदुसार, खारवेल या मयूराशर्मन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है कि जो प्राचीन काल में कलिंग था उसका जो महान शासक था वो तो खारवेल था। याद रखेंगे। और बात की जाएगी जो कलिंग था, यहाँ का जो चेदी राजवंश का संस्थापक था वो महामेघवाहन था। इससे पहले कौन था? महामेघवाहन था। उसके बाद में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो आपका खारवेल था। तो खारवेल आप लोग याद रखेंगे। इट इज द राइट आंसर इज खारवेल। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? हड़प्पा सभ्यता के जो उपकरण थे, हथियार थे, वो किसके बने थे? केवल पत्थर के या पत्थर व तांबा के, तांबा कांस्य व लौह के, तांबा कांस्य व टीन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। तांबे के बने थे, कुछ कांस्य के और कुछ टीन के बने थे हड़प्पा सभ्यता के जो उपकरण थे और हथियार थे। इनमें कई नमूने मिले हैं, जैसे भाला, कटार, तलवार, बर्छा, कुल्हाड़ी, बसूली, आरा, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो खालसा की सीमाएं थी वो अत्यधिक विकसित हो गई थी। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? एम.जी. रानाडे, पंडिता गणेश रमाबाई, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग या ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रमुख थे, यानी इन्होंने इनकी स्थापना की थी और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है दोस्तों, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बनना ही बनना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति प्रस्तुत की थी, यानी राज्य हड़प नीति प्रस्तुत की थी। और इस विलय नीति के तहत सबसे पहले इसने सतारा को मिलाया था। याद रखेंगे, क्रम पूछ लेता है कई बार। तो सबसे पहले सतारा को मिलाया 1848 में, फिर जैतपुर, इसके बाद बताया था संभलपुर, आप लोग नोट कर लें जो बोल रहे हैं। उसके बाद झांसी, इससे पहले बघाट भी था। और ट्रिक हमने बताई थी कि सजय सब, लेकिन उदयपुर की झांसी नहीं आई। उदयपुर की झांसी नहीं, झांकी लिखेंगे, लेकिन झांकी से ही आप झांसी समझेंगे। ये आपको ट्रिक दी थी, तो ये ट्रिक याद रख लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन बनना है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है आपका, कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? किस आंदोलन के साथ? सूरत रात्र, चंपारण, असहयोग आंदोलन या दांडी यात्रा के साथ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चंपारण जो आंदोलन था, इसके साथ ही गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था, अर्थात शुरुआत किया था चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घोषित किया कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, के टी तैलंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। एक चीज और याद रखेंगे,
इनसे पूछता है ये किस दल के नेता है, तो ये गर्म दल के नेता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, तीनों को याद रखेंगे। और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कई बार दे देता है कि बाल लाल पाल की फुल फॉर्म क्या है, किसी एक का पूछ लेता है, तो याद रखेंगे आप लोग कि बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और लाल से लाला लाजपत राय, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लाला हरदयाल ने, बिपिन चंद्र पाल ने या विष्णु गणेश पिंगले ने? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लाला हरदयाल जी ने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये गदर पार्टी के जो थे वो महासचिव थे। और गदर जो आंदोलन है इसको लाला हरदयाल के दिमाग की उपज कहा जाता है। किसके? लाला हरदयाल के दिमाग की उपज कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीडर ऐसा है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? बी आर अंबेडकर, एम मालवीय, वल्लभ भाई पटेल या गांधी जी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और अंबेडकर जी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की भी मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 ईस्वी में की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। किसकी? अब्दुल गफ्फार खान या अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, मुजफ्फर अहमद? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान थे 1930 में, इनकी गिरफ्तारी के कारण ही पेशावर की सड़कों पर बहुत अधिक उग्र प्रदर्शन हुए। ये गांधी के शिष्य थे अब्दुल गफ्फार खान, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे आगे। ज्योग्राफी से है कि एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। संतुलित घास स्थल कौन सा कहलाता है? पंपास, सवाना, स्टेपेस या तेराई? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेपेस। स्टेपेज भी कहा जाता है इन्हें, याद रखेंगे। और इस घास की जो ऊंचाई होती है वो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, कितनी? 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। किसकी? स्टेपेज की, स्टेपेस कहते हैं। और इस घास को उगने के लिए लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और उत्तरी गोलार्ध में इस घास का अधिक विस्तार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? यानी जो बादल बनता है जिससे पानी बरसता है, ये किस मंडल में अवतरित होता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल या ओजोन मंडल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। ऋतु और मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं जो मानव पर प्रभाव डालती हैं, ये सभी आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, याद रखेंगे। जो भी ऋतुओं से संबंधित मौसमी घटनाएं हैं सब कहां पे होती हैं? क्षोभ मंडल में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? पूर्वी भाग में सबसे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मणिपुर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे पूर्वी भाग में है। इस राज्य के उत्तर में तिब्बत और चीन, दक्षिण में आपका नागालैंड पड़ता है और असम जो है वो, और पूरब में म्यांमार और पश्चिम में भूटान स्थित है। इसका जो विस्तार है लगभग 83,743 वर्ग किलोमीटर, 83,743 किलोमीटर इसका विस्तार है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। और एक चीज यहां से याद रखेंगे आप लोग अरुणाचल प्रदेश से ही, कि सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल या चीन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चीन जो है वो नाथुला दर्रा के पार में है, मतलब जब इसको पार करेंगे उसके बाद चीन पड़ेगा। और ये नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम राज्य के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। कहां है? नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है और सिक्किम राज्य का ही एक शहर है डोगेक्या, वहां पर स्थित है। और इसी दर्रे से होकर के तिब्बत जाने का मार्ग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जिसे सूर्योदय उद्योग कहते हैं?
लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, चाय और काफी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, यानी सनराइज इंडस्ट्री, इन इंग्लिश सनराइज इंडस्ट्री, इसीलिए इसे सूर्योदय उद्योग कहते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1/1/2005 से 31/12/2010, 1/4/2005 से 31/3/2010, 1/1/2006 से 31/12/2011, 1/4/2007 से 31/3/2012 तक, यानी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो कब से कब तक थी, सीधे से ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर जो है इसका वो ऑप्शन डी है, 1/4 यानी 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2012 ईस्वी तक आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना चली। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब क्या पूछ रहा है कि जो सही नहीं है उसको अंकित करिए। तो प्रथम योजना 1951 से 1956, तृतीय 1966 से 1971, 11वीं 2007 से 2012 और छठी 1980 से 1985। तो राइट आंसर जो होगा आपके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन बी होगा। जो तृतीय योजना इन्होंने दे रखी है 1966 से 1971, ये आपकी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1961 से 1966 होगा। 1961 से 1966, यानी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी वो 1961 से 1966 चली थी। पहली 1951 से 1956 चली थी। 11वीं सही है 2007 से 2012, छठी भी सही है 1980 से 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने से, बच्चों को बृहत स्तर पर प्रतिरक्षण के अभियान से, या इनमें से किसी से भी नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए एलपीजी गैस के वितरण से जुड़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो याद रखेंगे आप लोग कि इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2016 ईस्वी को हुई थी। और कहां से हुई थी? बलिया से हुई थी, बलिया उत्तर प्रदेश से। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर कि उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर यानी वैट से कैसे लाभ पहुंचता है। इससे कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। उत्पादन लागत कम हो जाती है, बिक्री कर समाप्त हो जाता है। राज्य द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं के अंतर्गत लघु व्यवसायों पर कर से छूट मिल जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए है कि इससे कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। मतलब एक बार आप कर दे चुके हैं, दोबारा उस पर कर नहीं लगेगा। इस प्रकार कीमतों में वृद्धि जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो भारत की मुद्रा प्रणाली है का दशामिकीकरण कब हुआ था? 1950, 1955, 1957 या 1960? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को। 1957 कब? 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से आता हुआ कि भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या थी। जो घटी हुई सदस्य संख्या क्या थी? 311, 399, 299 या 290? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 299 सदस्य संख्या थी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलता है? देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने और निवास का अधिकार, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है
वो ऑप्शन सी है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार विदेशियों को भी दिया जाता है। इसके लिए आर्टिकल 21 बनाया गया, अनुच्छेद 21 बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय, राज्य नीति के निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुच्छेद 33 के तहत इसकी व्याख्या की गई है कि जो सशस्त्र बलों के सदस्य हैं उनके मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। और कब लागू की थी? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई थी। और कहां से? नागौर जिले से। नागौर जिला याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, एक लाइक कर दिया करें कम से कम। पढ़िए कि किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, या माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जो जीनों की संख्या है वो समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? द्विबीजीय पादपों में, एक बीजी पादप में, उपयुक्त दोनों में, या शैवाल में, यानी काई जो होती है इसमें? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो द्विबीज पादप होते हैं उनमें वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम लोग कि नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी ईस्ट मिलाने का कारण क्या है? क्यों मिलाया जाता है? डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए, या खाद्य मान ऊंचा करने के लिए, या इससे डबल रोटी ताजी रहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए नान बाई की भट्टी में खमीर यानी ईस्ट को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन इसके आसपास का वातावरण क्या कर देता है? बढ़ता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई भी नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जो वातावरण है, वातावरण में जो एंट्रोपी का परिवर्तन होगा उसके आसपास का वातावरण जो है वो स्थिर बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई क्या है? बी अपान सी, ए माइनस एम, सी अपान एम स्क्वायर और एन अपान सी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एन अपान सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य हिंदी से है कि नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं जिनमें 3-3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है, उसे आपको छांटकर बताना है। परलोक, स्वर्ग आदि, अन्य लोक, अन्य आदमी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, गौर से आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट आ रहा कि परलोक, स्वर्ग आदि, अन्य लोक, ये क्या है? ये सब एक तरीके से के पर्यायवाची हैं। अन्य आदमी जो है भिन्न शब्द है, यहां से ये किसी का भी पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। विकर्षण का विलोम शब्द क्या है? विकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है घर्षण, आकर्षण, समर्पण, तर्पण। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वो ऑप्शन बी है, आकर्षण यानी विकर्षण। आकर्षण विकर्षण एक दूसरे के विलोम है और ये सभी विलोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ
कि वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताना है जिसका विभाजन ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त या अखंड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अविभाज्य कहेंगे। जिसका विभाजन ना हो उसे अविभाज्य कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यद्यपि में कौन सी संधि है? यण, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यण संधि है। यहां पर इसका विच्छेद करते हैं तो बनेगा यदि प्लस अपि, बराबर हो जाता है आपका यद्यपि, यानी यण संधि यहां पर आपकी कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना या अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है? अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, अर्थात अपना हाथ जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों कि किस राज्य सरकार द्वारा संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है? संभव पोर्टल कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है? केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है? शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने। किस लिए? सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये चीज याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री है अरविंद शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे कि 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? क्वाड शिखर सम्मेलन, अमेरिका, जापान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 24 मई 2022 को, और टोक्यो में शुरू हुआ। और क्वाड में सदस्य देश सम्मिलित है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के जो नेता थे इन्होंने इसमें भाग लिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया? इरडा, आरबीआई इंश्योरेंस, एचडीएफसी इंश्योरेंस, पीएनबी, मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-22 की घोषणा की गई है? योजना आयोग, संगीत अकादमी, नीति आयोग, शिक्षा आयोग? 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-22 की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के फुगाकू को, इंपॉर्टेंस है ये भी, जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना फ्रंटियर, यह किस देश का है? फ्रांस, साउथ कोरिया, अमेरिका या रूस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अमेरिका का है फ्रंटियर। किसका है? अमेरिका का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुक्केबाज ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? लवलीना बोरगोहिन, निकहत जरीन, सिमरनजीत कौर, मंजू रानी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निकहत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 20 मई, 21 मई या 23 मई? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? कि ग्रह के संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और जैव विविधता आवश्यक है। यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आधारशिला से है, जुड़ी हुई है और पूरी तरह से मानव कल्याण के लिए है। 2022 की थीम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 2022 की इसकी थीम क्या रही? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, सभी जीवन के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर शुरू किया गया? बोंगो सागर, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या नेपाल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है।
कौन सा देश मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? जापान, चीन, बेल्जियम, अमेरिका। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेल्जियम। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन जो करने वाला देश बना वो बेल्जियम सबसे पहले बना विश्व का देश है, जिसने मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार किस वित्त वर्ष में भारत को 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है? 2021, 2023, 2022, 2024। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2022 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य जागरूकता से है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिनको नहीं पता है वो लोग वीडियो से सीखते जाएं। वीडियो को एक बार लाइक सभी लोग कर दें। जितने लोग विजिट कर रहे हैं वीडियो पर, प्लीज लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है वो आपका लक्षद्वीप है। इसकी सतह का जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है, ओनली 32 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। रऊफ जो है वो किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या जम्मू कश्मीर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर का रऊफ जो लोक नृत्य है ये कश्मीर घाटी में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसमें जो रंगीन वेशभूषा में महिलाएं हैं वो 2 पंक्तियां बनाती हैं और एक दूसरे के सामने खड़ी होकर के नृत्य करती हैं, और इसे स्थानीय भाषा में चकरी भी कहा जाता है, इसलिए और इंपॉर्टेंस हो जाता है। स्थानीय भाषा में इसे चकरी कहते हैं, किसको? रऊफ को। कहां का है? जम्मू कश्मीर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़िए। तुसकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, ये किस राज्य से संबंधित त्योहार है? मिजोरम, असम, मेघालय या नागालैंड। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ये नागालैंड राज्य द्वारा मनाया जाता है, और ये खियामिनयुंगा जनजाति का सप्ताह भर मनाया जाने वाला उत्सव है। खियामिनयुंगा जनजाति मनाती है इसको, और ये अक्टूबर महीने में ही मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे नाम से अब जाना जाता है? पोंग डैम, उकाई डैम, धरोई डैम या टिहरी डैम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोंग डैम के नाम से जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर जलाशय को, जो कि ब्यास नदी पर है और कहां है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र और के बीच स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है आपका दादरा नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए या नहीं दिया जाता? नहीं शब्द ध्यान रखें, गणित के लिए, साहित्य के लिए, भौतिकी के लिए या अर्थशास्त्र के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये गणित के लिए नहीं दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, भौतिकी में और अर्थशास्त्र में, सभी में दिया जाता है, याद रखेंगे। और इस शुरुआत की गई थी अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुरूप 1895 में 5 नोबेल पुरस्कार स्थापित किए गए थे, और उन्हीं के याद में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़े। उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। छोबिया, कलारीपयट्टू या छऊ या भभई। ऑप्शन एक बार फिर से सुनिए, छोबिया, कलारिपयट्टू या छऊ या भभई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छऊ जो लोक नृत्य है वो ओडिशा का एक लोक नृत्य है। अब यह युद्ध कला पर आधारित बन गया है 19वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनियस, इरास्मस डार्विन, विलियम पैली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन जो है वो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के राइटर हैं।
अगला देखिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम अभ्यारण्य स्थित है। यह श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के पास में स्थित है। पार्क का वास्तविक जो नाम है वो 10 गांव है। इसका वास्तविक नाम है 10 गांव। किसका? दाची ग्राम यानी 10 गांव। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्यांश से। गद्यांश पढ़ लेते हैं। आप लोग 3-4 बार इसे रिवाइज करिए, गद्यांश को पढ़िए। पढ़ते हैं कि अंत में मैंने कहा, भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, कायापलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपकलाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक ना बन जाए। इस पर आधारित प्रश्न आपके सामने हैं, इनको सॉल्व करें। देखिए कह रहा है कि किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है? जो निष्ठापूर्वक हर काम करते हैं, या जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं, जो परिश्रम करते हैं, या जिनके दिल में लगन होती है। किनकी जरूरत होती है? आप लोग कमेंट करें। विकल्प के अनुसार जो आपने गद्यांश पढ़ा उसके अनुसार आपका ऑप्शन जो बन रहा है वो डी बनेगा कि जिनके दिल में लगन होती है। याद रखेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन कैसा है? सही हो सकता है, सही है, या भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, या अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कि भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है यह सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ क्या है? काया, रूप, स्थिति या दुर्दशा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का उद्देश्य क्या है? लोग काम करें, लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करना, या स्थितियों में बदलाव लाना? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लोग प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? दुनिया को बदलने के लिए, धनार्जन के लिए, प्रयोग की सफलता के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए? राइट आंसर इसका होगा दोस्तों, वो आपका होगा ऑप्शन सी, प्रयोग की सफलता के लिए लोग अच्छे परिणाम चाहते हैं। जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज एक एक लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पैरा पढ़ते हैं कि मैंने कहा आज आप केवल छमाही और सालाना परीक्षा लेते हैं, इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू कीजिए। यदि विद्यार्थी के लिए परीक्षा की कसौटी पर कसा जाना आवश्यक ही है तो परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा उसका त्रास उतना ही घटेगा। अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है। दूसरे, कमजोर विद्यार्थियों को जगाने के लिए तथा उनकी कमजोरी का ठीक पता लगाने के लिए ली जाए। तीसरे, जिन विद्यार्थियों को विश्वास हो कि वे अपने विषय को जानते हैं उन्हें परीक्षा से मुक्त रखा जाए। विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी कमजोरी की जांच के लिए परीक्षा दें और उन्हें समझा दिया जाए कि जो अपनी कमजोरी की जांच नहीं करेगा उसे कमजोरी दूर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा उन्हीं विषयों की ली जाए जो परीक्षा द्वारा जांचे जा सकते हैं। बाकी विषयों को परीक्षा से मुक्त रखा जाए और परीक्षा का समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता भी दे दी जाए। हम उनसे कह दें कि जो चीज याद ना हो उसे पुस्तक में देख ले और फिर जवाब दें। जो जवानी कह ना सके वे किताब में से देखकर समझाएं। जवाब देते समय विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक का कैसा उपयोग करता है इसी में तो उसकी परीक्षा है। अब इस पर आधारित प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं तो उनके आंसर आप करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है। इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? बार बार परीक्षा देने से बच्चों का परीक्षा के प्रति डर पीड़ा होती है, वह उन्हें विचलित नहीं कर पाता। बार बार परिचय से डर दूर हो जाता है। अच्छी तरह से परिचय होने के बाद चीजें कोई परेशानी खड़ी नहीं करती। अच्छी तरह से परिचय होना त्रास को समाप्त करना है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बन रहा है कि बार बार परिचय से डर जो है वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा का उद्देश्य क्या है? परीक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों को नियमित रूप से जांचना, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया जा सके, बच्चों को डराना ताकि वे ढंग से पढ़ाई करें, बच्चों को कसौटी पर कसना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना और उन्हें उनकी जो कठिनाई है उन्हें दूर किया जाए, कमजोरियों को दूर किया जाए। लेखक परीक्षा के प्रति उदारवादी और व्यापक दृष्टिकोण रखता है, यह अनुच्छेद के किस वाक्य से पता चलेगा? इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू करें। परीक्षा के समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देकर उत्तर देने की स्वतंत्रता भी दे दी जाए। परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा उसका त्रास उतना ही घटेगा। इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी आपका कि सभी ऑप्शन, यानी इसके बदले मासिक परीक्षा लेने शुरू की जाए। परीक्षा के समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता दी जाए। परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा उसका त्रास उतना ही घटेगा। सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे कि लेखक पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता की बात करता है क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ नीति है। इससे बच्चों की पढ़ने की कुशलता का पता चलता है। इससे परीक्षा में भयमुक्त वातावरण बनता है। इससे बच्चों की इस कुशलता और समझ का पता चलता है कि वे पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कैसे करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इससे बच्चों की जो कुशलता है उसका समझ का पता चलेगा कि वे पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार विषयों की जांच के लिए क्या करना है? परीक्षा एकमात्र साधन है। परीक्षा के अतिरिक्त और भी तरीके होते हैं। छमाही परीक्षाओं का आयोजन अनिवार्य है। मासिक परीक्षाओं का आयोजन अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परीक्षा एकमात्र साधन है कि विषयों की जांच के लिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।